गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अध्याय 18 की, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ। इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट। देखिएगा, हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है आधारभूत विज्ञान और एक होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वहीं अगर हम आधारभूत विज्ञान की बात करें तो आधारभूत विज्ञान वैज्ञानिक मानसिकता, समझ और जानकारी का विकास होता है और इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है। जिससे अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान के दोनों ही पक्षों आधारभूत और अनुप्रयोगात्मक को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ईसा पूर्व से ही समय समय पर योगदान दिया गया है। इसी संदर्भ में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय व उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सुश्रुत का। सुश्रुत जो हैं ये विश्वामित्र के वंशज हैं और इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। यह शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया। सब शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जो है ये सबसे पहले सुश्रुत ने स्टार्ट किए थे करने, जो आज भी चल रहे हैं, प्रासंगिक है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान दिया। जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने अपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने, शल्य चिकित्सा ने ऑपरेशन करने से पहले अपने उपकरणों को गर्म करने के बारे में बताया कि गर्म कर लेना चाहिए ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रहे। यानी कि जिस व्यक्ति का आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन में काम आने वाले उपकरणों को गर्म कर लेना चाहिए ताकि उन पे कीटाणु जो उपस्थित हैं वो मर जाएं और व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको कोई नुकसान न हो, यानी आपूर्ति दोष ना रहे।
इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जौ का इस्तेमाल किया। विषहीन जौ का इस्तेमाल किया। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान व होठों की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जो उदाहरण हैं वो ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक कह सकते हैं आप, पिता कह सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको किसको बताना है? सुश्रुत को बताना है। वास्तव में प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जाता है उन्हें, और शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का उन्होंने ज्ञान दिया, यानी 101 यंत्रों के बारे में बताया जो शल्य चिकित्सा में काम में आते हैं। आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स, आधुनिक सर्जन यानी आधुनिक जो ऑपरेशन होते हैं उनमें काम आने वाले स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने व पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप हैं। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के बारे में भी उपयोगी निर्देश दिए थे। आगे हम बात करें, इनका जो ग्रंथ लिखा गया था सुश्रुत संहिता, वो बाकी के देशों से बहुत आगे था चिकित्सा ज्ञान में, और सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हुआ, बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, और सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक इन्हें कहा गया है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट हम बात करें चरक के बारे में। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की उदाहरणा दी। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इसके अनुसार शरीर को कार्य करने के 3 दोष इन्होंने बताए कि कार्य करने के 3 दोष होते हैं, जो हैं पित्त, कफ और वात। वात का मतलब यहाँ पे वायु होता है। शरीर में मौजूद 3 दोषों के, इन तीनों के असंतुलन के कारण ही क्या होती है? बीमारियां होती हैं। उनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ है चरक संहिता आज भी चिकित्सा क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित है और गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखित है। चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। आनुवांशिकी जो मेंडल ने बातें बताई थी, आनुवांशिकी का जो ज्ञान था, जो मूल सिद्धांत थे, जो हमें मेंडल ने बताए थे, वो 2000 पूर्व वर्ष पहले ही चरक ने बतला दिए थे। इनको नॉलेज था इनके बारे में। उन्होंने उन कारणों का पता था जिससे शिशु का लिंग निश्चित होता है। इन्हें पता था कि शिशु का लिंग लड़का या लड़की कैसे निश्चित होता है। बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन, अंधापन और माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि से होता है। ये जो बातें हैं कि बचपन से ही बच्चा जो जन्म से ही लंगड़ापन या अंधापन जो बच्चे में आता है वो माँ बाप में किसी कमी के कारण आता है। ये बातें जो हमने मेंडल से पढ़ी वो बातें 2000 वर्ष पहले ही चरक ने जान ली थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया और शरीर से मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ होता है, इस बारे में हमें बताया। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश व प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दिशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए और चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का जो अर्थ है वो होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर जाते थे, पैदल जाते थे, इसलिए इन्हें जो है चरक कहा जाता था। आगे अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं भारत के सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन और इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरापत्तली शहर में। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था तथा माता का नाम पार्वती अम्मल था। इनके पिता विशाखापत्तनम के वाल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। रमन ने वाल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की और 1907 में 19 वर्ष की आयु में फिजिक्स से यानी भौतिक विज्ञान से इन्होंने एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा भी दी। भौतिक विज्ञान के छात्र यानी साइंस भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी इन्होंने इस परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न थे वो थे साहित्य के, इतिहास के, संस्कृत के, राजनीति शास्त्र के। ऐसे विषयों में भी इन्होंने ऐसे विषय इस प्रतियोगिता परीक्षा में थे, फिर भी ये चयनित हुए इस परीक्षा में। भौतिक विज्ञान यानी कहा जाता है साइंस का जो बच्चा होता है वो इन चीज़ों से दूर होता है आर्ट के सब्जेक्ट से, पर फिर भी जो सीवी रमन थे वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्थ विभाग में उप महालेखापाल की नियुक्ति दी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि सीवी रमन को किस पद पर रखा गया था, किस पद पर नियुक्त किया गया था सरकार द्वारा, तो आप बताएंगे उप महालेखापाल के पद पर। रमन जो थे इन्होंने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। कोलकाता विश्वविद्यालय में। इस पद पर रहते हुए रमन ने अपना विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। रमन प्रभाव पर इन्होंने रमन प्रभाव को 1928 में पूरा किया और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए इनके जीवन में। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। होता क्या है, तो रमन ने ये बताया कि जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है, यानी कि यहाँ पे द्रव है और जब प्रकाश की किरण द्रव माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश व द्रव में जो प्रकाश की किरण होती है इसमें और जो द्रव है इसमें अंतः क्रिया होती है। इस अंतः क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रमन प्रकीर्णन कहते हैं। रमन प्रभाव खोज की विशेष बात यह थी कि केवल 200 रुपये के उपकरणों और ना के बराबर सुविधाओं में ही रमन ने यह खोज कर दी थी।
भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राध्यापक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप बताएंगे सीवी रमन को। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, विभूषित किया गया। उनके वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। आकाश का रंग नीला और समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? तथा ठोस द्रव गैस का भी इन्होंने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण, ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए और 20 नवंबर 1970 को हमने सीवी रमन को हमेशा के लिए खो दिया। सीवी रमन की मृत्यु हो गई थी 20 नवंबर 1970 में। उनके सम्मान और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट वैज्ञानिक की, तो अगले हमारे महान वैज्ञानिक हैं होमी जहांगीर भाभा। भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे और इनके जो चित्र हैं ये ब्रिटिश कला दीर्घाओं में आज भी सुरक्षित हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। कैथेड्रल जॉन केनन हाई स्कूल और एलिफेंस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्रारंभ किया और उन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक 1942 में बनाया गया। भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल पर आते हैं, जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल पर आते हैं और वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा बनाते हैं। भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा और बाद में ये सोन कणों के रूप में जाने गए। मेसोन कणों के रूप में जाने गए। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत 1948 में
परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष भाभा को बनाया गया। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस, जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। भारत में परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और इस 81 राष्ट्रों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। सन 24 जनवरी 1966 में हवाई दुर्घटना में भाभा की मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा के समर्पित कार्यों के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। ये थे हमारे होमी जहांगीर भाभा।